नमस्ते एवरीवन। आज हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान इस एकांकी को समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसका सारांश देखते हैं। दीपदान ये जो कहानी है, ये जो एकांकी है, इसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इसमें पन्ना धाइमा ये इस कहानी की नायिका कह सकते हैं, प्रमुख मुख्य पात्र है। इसमें पन्ना धाइमा की देशभक्ति, उनके साहस, समर्पण, बलिदान और उनकी त्याग की भावना को उजागर किया गया है। ये जो कहानी है वो सन 1536 1536 तो 1536 में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में घटित हुई एक सत्य घटना पे आधारित है। आइए हम इसके पात्र देख लेते हैं। महाराणा सांगा जो चित्तौड़ के राजा थे, तो स्वर्गीय महाराणा सांगा के दो पुत्र हैं, विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह। विक्रमादित्य बड़े पुत्र हैं, कुंवर उदय सिंह छोटे पुत्र हैं। विक्रमादित्य जो स्वभाव से विलासी और पहलवानी है, विलासी मौज मस्ती में डूबे हुए, और पहलवान लोगों का शौक है जो मल्ल क्रीड़ा करवाते हैं, आई मीन रेसलिंग। तो इन दो चीजों का उन्हें शौक रहता है। एक काफी मौज मस्ती वाले रहते हैं, तो विलासी रहते हैं, और पहलवानी का उन्हें काफी शौक रहता है। इस तरह वह राजा तो है, परंतु राज्य चित्तौड़ का जो कार्यभार है वो उचित तरह से संभाल नहीं पाते हैं। महाराणा सांगा के छोटा पुत्र है कुंवर उदय सिंह। कुंवर उदय सिंह काफी छोटे हैं, उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष है। वह राज्य के उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी मतलब भावी राजा है। तो अभी वो कुंवर है, कुंवर प्रिंस है अभी, और वह महाराणा सांगा के विक्रमादित्य के बाद महाराणा सांगा के जो चित्तौड़ राज है उसके उत्तराधिकारी है। महाराणा सांगा की जब मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी रानी कर्मावती वो जौहर प्राप्त करती है, और उस समय वह अपनी एक सेविका कह सकते हैं जो काफी देशभक्त रहती है, विश्वास पात्र रहती है, उन्हें कुंवर उदय सिंह और विक्रमादित्य को बड़ा करने की जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं। तो पन्ना कौन है? पन्ना कुंवर उदय सिंह की ढाई माँ है। ढाई माँ जो कुंवर उदय सिंह की देखरेख करती है, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती है। उनसे पूरी तरह से सारी जिम्मेदारियां पन्ना धाई माँ पे है। पन्ना धाई माँ खुद एक खींचो जाति की राजपुतानी है, वे स्वामी भक्त है, वे संरक्षिता है। संरक्षिता मतलब प्रोटेक्टर। वो कुंवर उदय सिंह को हर तरह से प्रोटेक्ट करती है, उन्हें संभालती है। बड़ा करना, उनका लालन पोषण करना, ये पन्ना धाई माँ का कर्तव्य हो गया है। तो अब जो महाराणा सांगा और चित्तौड़ का जो भविष्य है वो पूरी तरह से पन्ना धाई माँ पे निर्भर हो जाता है, क्योंकि कुंवर उदय सिंह की सारी जिम्मेदारियां पन्ना धाई माँ पर आ जाती है। परंतु महाराणा सांगा के जो भाई है पृथ्वीराज, उनका पुत्र बनवीर, तो बनवीर एक दासी पुत्र है। पृथ्वीराज का पुत्र बनवीर एक दासी पुत्र है जिसकी आयु 32 वर्ष है। वह बहुत महत्वाकांक्षी है। उसकी महत्वाकांक्षा क्या है? उसे चित्तौड़ को, महाराणा सांगा का जो राज्य है चित्तौड़, उसको हथिया लेना है। तो उसमें प्रयत्नशील है। वो स्वभाव से क्रूर है, क्रूअल, विलासी, स्वार्थी और खलनायक मतलब विलन का जो पात्र है वो बनवीर निभाता है इसमें। तो वो पूरी तरह से क्रूर है, विलासी है, स्वार्थी है। वो किसी भी तरह षड्यंत्र रचकर कुंवर उदय सिंह और विक्रमादित्य को की हत्या करना चाहता है, और चित्तौड़ को पूरी तरह से उसका राज्य हथिया लेना चाहता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि विक्रमादित्य जो अभी राजा है, परंतु वह पूरी तरह से विलासी है, और विक्रमादित्य और बनवीर उन दोनों में काफी आत्मीयता होती है। आत्मीयता मतलब विक्रमादित्य बनवीर पे काफी भरोसा करते हैं, बहुत गहरे संबंध है उनके, इस तरह से कि बनवीर को पर वह पूरी तरह से उन पे विश्वास करते हैं। ऐसे भी उनका राजकाज में कोई मन नहीं लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं
चित्तौड़ का जो राजकाज है वो बनवीर संभालते हैं और बनवीर की अब इच्छा है कि कुंवर उदय सिंह और विक्रमादित्य किसी तरह षड्यंत्र से उनकी हत्या कर दी जाए और ये पूरा राज्य वे हथिया ले। इस तरह से बनवीर एक दिन षड्यंत्र रचता है। आइए हम एक और पात्र देखते हैं, चंदन। चंदन कौन है? चंदन है पन्ना का पुत्र चंदन। वह मात्र 13 वर्ष का है। वो माँ और कुंवर उदय सिंह, ये रहे कुंवर उदय सिंह, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। चंदन है वो साहस और स्नेह के प्रतीक है, साहस, करेज और स्नेह, क्योंकि वो पन्ना धायमा और कुंवर उदय सिंह से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे एक और पात्र है सोना। सोना कौन है? सोना रावल स्वरूप सिंह की बेटी है। उम्र 16 वर्ष है। तो उदय सिंह 14, सोना 16 और चंदन 13। मतलब ये सब आपस में खेल कूद के, बचपन से आपस में खेल कूद कर बड़े हुए साथ साथ। सोना की विशेषताएं क्या है? वह रूपवती है, बहुत सुंदर है, नटखट है, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलकर बड़ी हुई है। वह वार्तालाप करने में काफी निपुण है और वो कहीं ना कहीं उदय सिंह को पसंद करती है, पर बनवीर से बहुत प्रभावित भी हो गई है। तो इस तरह बनवीर सोना को भेजकर कुंवर उदय सिंह को एक वो दीपदान का महोत्सव रखते हैं। दीपदान जहां पानी में दीपों को प्रवाहित किया जाता है, वो हम कहानी में आगे देखेंगे। तो वो सोना को भेज के कुंवर उदय सिंह को बुलाकर उनकी हत्या करने का षड्यंत्र बनवीर ने रचा रहता है और इसलिए वो दीपदान का एक महोत्सव आयोजित करता है। मयूरकुंड पक्ष, मयूरकुंड पक्ष एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनवीर बनाता है। उस दिन बहुत शोर शराबा होता है, नाच गाना होता है और महल के सारे लोग वहां पे एकत्रित हो जाते हैं, ताकि राज्य के सारे लोग भी एकत्रित हो जाते हैं। सुंदर सुंदर लड़कियां वहां नृत्य करती है और मयूरकुंड पक्ष जो आर्टिफिशियल पॉन्ड रहता है उसमें वो दीपों को प्रवाहित करते हैं। इस तरह से एक उत्सव मनाया जाता है ताकि महल रात्रि के समय खाली हो जाए और वो षड्यंत्र के रूप में सोना को भेजता है उदय सिंह को दीप महोत्सव में बुलाने के लिए, ताकि किसी तरह वो उदय सिंह को लेके आए और बनवीर विक्रमादित्य और उदय सिंह की उस रात को हत्या कर दे। इस तरह से वो एक बहुत बहुत ही क्रूर षड्यंत्र रचता है और इस षड्यंत्र को पूरी तरह नाकाम कर देती है पन्ना धायमा। अपने बेटे चंदन का जीवन त्याग कर, चंदन का बलिदान देकर वह कुंवर उदय सिंह को बचा लेने की कहानी है दीपदान। इसके दो और प्रमुख पात्र हैं, सामली और कीरत। सामली, सामली अंतपुर की परिचालिका है। परिचालिका मतलब सेविका, अंतपुर मतलब जहां राजा लोग अपनी रानियों के लिए एक महल बनाते हैं, जिसे कहते हैं रानी निवास, जहाँ पे सिर्फ फीमेल, सारी राज्य की महिलाएं रानी वगैरह रहती हैं और वहां पे जनरली किसी भी पुरुष का आना अलाउड नहीं होता है। तो इस तरह अंतपुर, अंतपुर रानी निवास की परिचालिका, परिचालिका सेविका जिसकी आयु 28 वर्ष है और वो कैसी है स्वभाव से, उसका जो चरित्र चित्रण अगर हम देखेंगे तो सामली वफादार है, बुद्धिमान है, वो एक दासी है और चित्तौड़ के प्रति, चित्तौड़ के परिवार के प्रति, अपने राजा के प्रति काफी निष्ठापूर्ण अपना कर्तव्य निभाती है। तो वह कहीं ना कहीं देशभक्त है। सामली, सामली कहीं ना कहीं देशभक्त है जिसकी आयु 28 वर्ष है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है कीरत। कीरत कौन है? कीरत एक मामूली सा झूठी पत्तल उठाने वाला बारी, बारी मतलब कर्मचारी है। जहाँ राजघराने में खाना खा के खत्म हो जाता है तो जो पत्तल, पत्तल मतलब पत्तों से बनी हुई प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं, पुराने लोग खाना खाते थे, तो उस तरह कोई महोत्सव होता है या नहीं भी तो शाम के समय, रात के समय झूठी पत्तल उठाने का जो काम है, जो करता है वह झूठी पत्तल उठाने का काम करने वाला बारी कहते हैं उसे। और इस पात्र का नाम है कीरत। कीरत, उसका चरित्र अगर आप देखोगे तो वो एक कर्मचारी है, वो वफादार है, वह भी साहसी है, कर्तव्यनिष्ठ है, देश प्रेम है। तो कीरत की मदद से पन्ना धायमा कुंवर उदय सिंह को बचा लेती है।
षड्यंत्र की रात, दीपदान महोत्सव की जो रात होती है उस दिन। तो इस तरह हम देखते हैं कि सोना जो है वो बनवीर के पक्ष में है, और सामली और कीरत वे काफी कर्तव्यनिष्ठ है, और वह पन्ना धाइमा और कुंवर उदय सिंह के प्रति काफी वफादार है। आइए अब हम कहानी को थोड़ा शॉर्ट में, सारांश में समझने का प्रयास करते हैं। तो जो कहानी की शुरुआत है वो सन 1536 में है, रात्रि का दूसरा पहर है, और कुंवर उदय सिंह का जो कक्ष है वो पूरी तरह सजा हुआ है। और यहाँ पे जो एकांकी है, तो आप इमेजिन कीजिए कि ये सारा एक स्टेज पर हो रहा है। तो कुंवर उदय सिंह और पन्ना के बीच में बातचीत हो रही होती है। कुंवर उदय सिंह बार बार पन्ना धाइमा को कहते हैं कि मुझे जो दीपदान का महोत्सव है, जो मयूर पक्ष कुंड में राजा बनवीर बनवीर वहां पे राजा के तौर पे ही काम करते थे कहीं ना कहीं। तो बनवीर ने जो आयोजित किया था, जहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियां नृत्य करके दीपों को पानी में प्रवाहित कर रही थी, जिसे दीपदान कहते हैं, उसे वो उत्सव में जाना था। इस बारे में बातचीत होती है। तो पन्ना कहती है कि आप वहां नहीं जा सकते हैं और हम वहां देखने नहीं जाएंगे। वहां पर उदय सिंह जिद करते हैं कि माँ तुलजा भवानी जो उनकी कुल देवी है, उनके सामने जो सुंदर लड़कियां नाच कर रही है, हम वो उन्हें देखेंगे। पर पन्ना धाइमा उन्हें मना कर देती है कि हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए और हमें ये सब नाच नहीं देखना है। इस पे उदय सिंह जो बालहट है, 14 वर्ष की उम्र है, वो नाराज हो जाते हैं, और नाराज हो जाके वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। पर पन्ना धाइमा उन्हें समझाती है कि जिस तरह सूरज का रोज उदय होता है, सूरज मतलब सन का जिस तरह रोज उदय होता है, सनराइज होता है, जो जीवन देता है सभी को, उसी तरह तुम महाराणा सांगा के छोटे पुत्र हो, और राज्य में सबको राजा बनकर तुम्हें सबको जीवन देना है, इसीलिए तुम्हारा नाम उदय सिंह रखा गया है। परंतु उदय सिंह को इस छोटी उम्र में ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, और वह पन्ना धाइमा से दीपदान इस महोत्सव में जाने की जिद करते हैं। पर पन्ना धाइमा उन्हें जब मना कर देती है, तब वह ये भी कहते हैं कि अगर तुम मुझे उन्हें नहीं जाने दोगी तो मैं ना भोजन करूंगा, ना ही अपनी शैया पर सोऊंगा। शैया मतलब उदय सिंह का जो बेड रहता है, जहाँ पे वो सोते हैं, जो पलंग, उसे शैया कहा गया है। तो मैं ना भोजन करूंगा, ना ही अपने शैया पे सोऊंगा। पन्ना उन्हें काफी समझाने का प्रयास करती है, परंतु वो नाराज होके हट करके वहां पे प्रस्थान करे जाते हैं और कहते हैं कि ना मैं आज भोजन करूंगा और ना ही मैं आज अपनी शैया पर सोऊंगा। यह कहके वह धरती पर, मतलब नीचे जमीन पर ही सोने के लिए वहां से चले जाते हैं। फिर दृश्य में जो एंट्री होती है, तो एक किशोरी आती है। किशोरी मतलब एक युवती। वो कौन होती है? सोना। सोना आती है। सोना वार्तालाप करने में काफी निपुण है, और वह यहाँ बनवीर ने उसे भेजा होता है। वो किसी तरह उदय सिंह को बहला फुसला के दीपदान महोत्सव में ले जाने के लिए बनवीर ने सोना को भेजा रहता है, और सोना अपनी मीठी मीठी बातों से और अपने अंदाज में वह पन्ना धाइमा को प्रभावित करने के लिए और उन्हें मनाने के लिए आती है। तो सोना कहती है कि उदय सिंह कहाँ है, मैं उन्हें ले जाने आती हूँ। तो पन्ना कहती है कि नहीं, वो सो गए हैं रूठ कर, और वे आज नाच गाने देखने नहीं आएंगे। यहाँ पर सोना कहती है कि क्या तुम्हें मन नहीं होता दीपदान देखने के लिए? क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? इस तरह से। परंतु पन्ना उसे मना कर देती है कि अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो करके। तो सोना कहती है अगर मैं ना होती रावल स्वरूप जी की लड़की तो क्या करती, तो मुझे कटार झोंक देती। इस तरह से वो उसका मजाक भी उड़ाती रहती है, और कहीं ना कहीं प्रयास करती है कि उदय सिंह को, कुंवर उदय सिंह को वहां महोत्सव में ले जा सके। पन्ना ये भी कहती है कि बनवीर काफी अच्छे हैं और वे सभी लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, और मेरे लिए तो, मतलब सोना के लिए एक झूल भी लाए थे। झूल एक
बागड़ के इलाके में एक इलाका है, वहां पर रेशमी कपड़ा मिलता है जिसमें बहुत सारे छेद रहते हैं। तो एक तरह से एक भेंट दी थी बनवीर ने सोना के लिए, उसी के बारे में बात हो रही है। और सोना ये भी कहती है कि पन्ना तुम तो एक अरावली पहाड़ बनकर बैठी हो, मतलब कहीं ना कहीं रुकावट बनकर बैठी हो, तुम्हें नदी बनकर बहना चाहिए और उन्हें बनवीर को अपना लेना चाहिए। जिस तरह सभी नगरवासी आज बनवीर के महोत्सव से खुश है, उस तरह तुम्हें भी खुश रहना चाहिए, बनवीर की बातों को अपना लो, उनसे राजा मान लो कहीं ना कहीं। और इस तरह से चलो तुम भी दीपदान के महोत्सव में तुम भी अपना योगदान दो। और जब तुम अपने दीपक को मस्तक पे रखकर, सर पे रखकर जब तुम नाचोगी तो ऐसे लगेगे जैसे कोई शुक्र तारा उषा के समय पर शुक्र तारा मस्तक पर रखे हो। इन शॉर्ट शुक्र तारा मतलब वीनस, मॉर्निंग स्टार, और जो हमें मॉर्निंग में दिखता है मोस्टली। तो जैसे ऐसा लगेगा जैसे जब तुम दिया रखोगी अपने सर पर कि तुमने एक शुक्र तारा वीनस को रखा हुआ है, और मॉर्निंग में जिस तरह से वीनस कितना ब्यूटीफुल दिखता है उस तरह से वो सीन बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। इस तरह से वो कहीं ना कहीं उसे मना रही है कि तुम कुंवर उदय सिंह को भेज दो और तुम भी दीपदान के महोत्सव में आ जाओ। परंतु समझाने पर भी पन्ना अडिग है, उसे कहीं ना कहीं पता चल जाता है, समझ जाती है वो अनुभव से कि इसके पीछे बनवीर की कोई ना कोई बुरी मंशा रहेगी, बुरी इच्छा रहेगी, कोई षड्यंत्र है। पन्ना के न मानने पर सोना कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आती तो तुम भेज दो उदय सिंह को, और वो बनवीर के राग अलापती है कहीं ना कहीं। और पन्ना सारी बातें सुनकर उसे अंत में जवाब देती है कि चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, नाचने गाने वालों की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। जौहर क्या होता है? सैक्रिफाइस। जिस तरह चित्तौड़ का जो इतिहास है, वहां पर छत्राणियों ने अपने आप को दुश्मनों के हाथों में नहीं सौंपा है, पर उन्होंने अपने आप को अपनी आन बान शान इज्जत बचाने के लिए अपने आप को आग में समर्पित किया है, उसे जौहर कहते हैं। इन शॉर्ट जौहर कहते हैं। तो वह कहती है कि चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। और तुम्हारी जैसी स्वरूप सिंह की तुम्हारी जैसी जो लड़की का नाच गाना देखने के लिए चित्तौड़ को ये सब आदत नहीं है। चित्तौड़ को आग की लपटों से खेलना और वह उसकी आदत है, उस चित्तौड़ आग की लपटों से खेलती है और जौहर की भूमि है। इस तरह से वह उसे आईना दिखाती है कि जो तुम समझ रही हो उस तरह का ये चित्तौड़ नहीं है, चित्तौड़ ये आत्म बलिदान करने वालों की भूमि है। चित्तौड़ मातृभूमि की वंदना हमें करनी चाहिए और तुम्हें बनवीर का साथ नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं बनवीर का साथ देके तुम चित्तौड़ के लिए गत कर रही हो। इस तरह कहीं ना कहीं वो उसे समझाने का, डांटने का प्रयास करती है और उसे आईना दिखाती है। यह सब सुनकर सोना चुप हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। सोना के जाने पर वहां पे चंदन आ जाते हैं। चंदन कौन है? चंदन धाई माँ के पुत्र है। और चंदन जब पूछते हैं कि कुंवर सिंह कहाँ है, तो जब पन्ना कहती है कि कुंवर सिंह आज नाराज हो गए, और चंदन से बात करते करते चंदन ये भी कहता है कि मैं तो पहाड़ी खरगोश को देखता रहता हूँ, मैं नाचने गाने वाली लड़कियों को नहीं देखता, मैं तो पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ। जिस तरह से वह छलांग लगाते हैं मुझे भी छलांग लगानी है। इस तरह से हमें पता चलता है कि चंदन उदय सिंह से काफी प्रेम करते, स्नेह रखते हैं और अपनी माँ से भी काफी स्नेह रखते हैं और काफी साहसी है। उन्हें जब पता चलता है कि उन्हें आज उदय सिंह के बिना ही भोजन करना पड़ेगा क्योंकि वो सो गए, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु पन्ना के समझाने पर चंदन भोजन करने के लिए चले जाते हैं। तो अब चंदन भी चले गए हैं, सोना भी चली गई है। अब अचानक से दृश्य है, आप इमेजिन कीजिए, अब अचानक सामली आती है। सामली अंतपुर की परिचालिका जो निष्ठावान साहसी है, वो आती है और वो पन्ना को कहती है, पन्ना को कहती है, धायमा को कहती है कि कुंवर उदय सिंह का जीवन संकट में है और किसी भी वक्त बनवीर बनवीर तलवार लेके कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए आने वाला है। और उन्हें यह भी बताती है कि बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की पहले ही हत्या कर दी है। इस तरह से सामली
पन्ना धाइमा से प्रार्थना करती है और बार बार ये कहती है कि पन्ना धाइमा किसी तरह हमें चित्तौड़ के भविष्य, चित्तौड़ के एकमात्र उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह को बचा लेना चाहिए। और वो ये भी कहती है कि चारों तरफ बनवीर ने चारों तरफ अपने सैनिकों को भेजकर महल को घेर रखा है। इस तरह सामली आती है और सामली महल में जो भी गतिविधियां होती है उसकी जानकारी पन्ना को देती है। अब पन्ना डर गई है, वो देख आती है कि कुंवर उदय सिंह सुरक्षित है कि नहीं। कुंवर उदय सिंह तब तक तो सुरक्षित रहते, सोए हुए रहते जमीन पर। और पन्ना कहती है कि मैं काम करूंगी, मैं कुछ उपाय सोचती है कि मैं कुंभलगढ़ एक जगह है वहां पे चली जाऊंगी रात के अंधेरे में। पर सामली जब कहती है कि अगर महल गिर चुका है तुम नहीं जा सकती, तब पन्ना कहती है कि अगर मैं नहीं जा सकती है तो मैं तलवार लेके स्वयं बनवीर से युद्ध करूंगी, क्योंकि सारे सैनिक और जो सामंत लोग हैं वो बनवीर से मिल चुके। मेरी मदद अगर कोई नहीं करेगा तो मैं अकेले ही युद्ध करूंगी। पर सामली जो बुद्धिमान है उसके समझाने पर कि अगर युद्ध करने से हम हार ही जाएंगे और हम अकेले जीत नहीं सकते, क्योंकि सारे सैनिक सामंत सभी लोग बनवीर के पक्ष में हो गए हैं। तो अगर बनवीर आपकी हत्या कर देगा, पन्ना की हत्या कर देगा, तो कुंवर उदय सिंह ऐसे ही पन्ना धाइमा के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे और अंत में बनवीर कुंवर उदय सिंह की भी हत्या कर देगा। इसलिए वह हत्या करने का जो उपाय रहता है उसके बारे में कहती कि तुम्हें बनवीर से तलवार लेके युद्ध करने का जो उपाय है वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद पन्ना कहती है और वो सोच रही होती है और माँ तुलजा भवानी के सामने उनका ध्यान कर रही होती है। तुलजा भवानी उनकी कुल देवी, उनके सामने ध्यान कर रही होती है कि कोई युक्ति हो। सामली कहती है कि हमें शक्ति से नहीं युक्ति से काम करना होगा। युक्ति मतलब कोई उपाय सोचना होगा। पन्ना सोच रही होती है और तभी ही वहां पे प्रवेश होता है कीरत का। कीरत झूठी वाला एक कर्मचारी है। कीरत आता है और कीरत ये भी कहता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी तो जान हाजिर है कुंवर उदय सिंह के लिए। और कहीं ना कहीं कीरत बातों ही बातों में बता देता है कि वह बनवीर को पसंद नहीं करता और वह अपनी निष्ठावान है और वह चित्तौड़ के प्रति अपनी निष्ठा निभाना भी जानता है। और पन्ना को ये युक्ति सूझती है और वो कीरत को पूछती है कि आज तुम टोकरी लेके आए हो। टोकरी किस चीज के लिए? झूठी पत्तल उठा के कीरत टोकरी में रखता है और रोज लेके जाता है। और कीरत को किसी ने भी बेरोक टोक वो आ जा सकता है, क्योंकि एक मामूली सा कर्मचारी था, तो उसे महल में आने से पहले सैनिकों ने रोका नहीं। यह बात जब पन्ना को पता चलती है कि कीरत को किसी ने रोका नहीं, ना किसी ने उसकी जांच की, तो पन्ना एक युक्ति निकालती है कि वो कुंवर उदय सिंह को कीरत की टोकरी में सुला दे और ऊपर से पत्तल रख दे। और इस तरह बिना रोक टोक, बिना किसी का शक भी नहीं होगा कीरत पे, और बिना रोक टोक कीरत कुंवर उदय सिंह को चित्तौड़ के महल से सुरक्षित बाहर ले जाएगा। इस तरह कीरत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे वह अपने आप को धन्य समझता है कि उसे मातृभूमि की सेवा करने का एक मौका मिलता है। और इस तरह से पन्ना कुंवर उदय सिंह को कीरत की टोकरी में सुलाकर उस पे पत्तल ढककर उसे महल से बाहर निकालने में सफल हो जाती है। सुरक्षित रूप से वो बाहर निकाल देती है और उसे कहती है कीरत को कि तुम बेरिस नदी, नदी का नाम बेरिस नदी के किनारे जो शमशान है वहां पर पहुंच जाओ। और इस तरह से अगर पन्ना कुंवर उदय सिंह की जान बचा लेती है। परंतु जब कीरत वहां से कुंवर उदय सिंह को लेके निकल जाता है। अब कौन रह गया? पन्ना और सामली। सामली के पूछने पर कि बनवीर आएगा और जब पूछेगा कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है और उदय सिंह को नहीं पाएगा, तो वो क्रोध में कहीं ना कहीं पन्ना की हत्या कर देगा। और अगर पन्ना की हत्या हो जाती है तो कुंवर उदय सिंह जो बाल हठी है, जिन्हें पन्ना के बिना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो वो कहती है कि किसी न किसी तरह हमें बनवीर को धोखा देना होगा और उपाय सोचना पड़ेगा। तब पन्ना के मन में एक उपाय आता है और वह सबसे अपने जीवन का सबसे बड़ा कठोर निर्णय लेती है। वह तैयार हो जाती है कि मैं
कुंवर उदय सिंह के जो शैया है, जो उनका बेड है, उस पर अपने बेटे चंदन को सुला दूंगी। चंदन को सुला के उसे कपड़े से ढक दूंगी, ताकि बनवीर जब क्रोध में आएगा और कुंवर उदय सिंह को नहीं पाएगा, पर उसकी जगह वो चंदन को सोया हुआ पाएगा, तो चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर वह जब उदय सिंह की हत्या करना चाहेगा तो चंदन की हत्या हो जाएगी, और इस तरह बनवीर को धोखा दे देंगे और तब तक कुंवर उदय सिंह सुरक्षित महल से निकल चुके होंगे। इस तरह पन्ना अपने जीवन का सबसे कठोर निर्णय लेती है और वो कहती है कि मेरे को राजवंश की रक्षा में मैं अपना रक्त दे सकूं, हे माँ मुझे इतना बल दे और मेरे हृदय पर पत्थर रख दो, इसमें ममता ना बहे, ममता का स्रोत बंद कर दो, हे माँ, हे भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, मैं खिची राजपुतानी के रक्त से चित्तौड़ के भविष्य को मंगल तिलक करूं। इस तरह पन्ना एक ऐसा निर्णय लेती है जिसे सुनकर सामली वहां से चली जाती है। सामली ये सब नहीं सुन सकती है। अब पन्ना ने निर्णय ले लिया होता है और तभी वहां पे चंदन आ जाता है जो भोजन करने गया था। चंदन आके बताता है उसके पैर में चोट लग गई है। पन्ना उसका बहता हुआ खून नहीं दे सकती है छोटी सी मामूली चोट से, और उस पर अपने साड़ी का एक टुकड़ा बांध देती है और चंदन के ये कहने पर कि माँ मैं बड़ा होके तुझे तेरे लिए मंदिर बनवाऊंगा, तेरे लिए जागीरें जीतूंगा, और इस तरह की बहुत शौर्य वाली बातें करता है। पर पन्ना किसी तरह उसे समझा बुझाकर सुला देती है। कहीं ना कहीं वह दुखी है कि मैं मेरे बेटे को हाथ से आज खाना भी नहीं खिला पाई, और उसका जो भविष्य है, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने हाथ से अपने बेटे का भविष्य, उसके सपने, उसका जीवन आज अंत करने जा रही हूँ। इस तरह से पन्ना के मन में कहीं ना कहीं द्वंद्व चल रहा होता है, एक माँ और एक राजपुतानी के कर्तव्य के बीच में। और चंदन को सुला रही होती है। चंदन को एहसास होता है कि उस पर कहीं ना कहीं एक काली छाया उसे दिख रही होती है, तो पन्ना उसके लिए लोरी गाती है, उसका डर भगाती है और उसे समझा बुझा के कुंवर उदय सिंह की जो शैया रहती है उस पर सुला देती है और उसका कपड़े से उसका मुंह भी ढक देती है। और वो जब सोने के बाद पन्ना रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि मैं कैसी माँ हूँ कि मैंने अपने ही रक्त को मातृभूमि पे चढ़ा दी हूँ, और ये भी कहती है कि मैं आज एक दीपदान करने जा रही हूँ। मैं अपने जीवन का, अपने बेटे का चंदन के जीवन रूपी दीपक का रक्त की धारा पे मैं दान करने जा रही हूँ। मतलब चंदन उसके खुद के बेटे का दीपक है वो, तो उसके बेटे का बलिदान देने जा रही है। इस तरह से मैं भी अपने दीपक का दान कर दूंगी और मेरी तरह से आज का ये दीपदान रहेगा। ऐसा करके वह बहुत रो रही होती है और उसी वक्त बनवीर आ जाता है, क्रूर स्वार्थी बनवीर आ जाता है। और बनवीर एक तलवार लिए आया होता है, उस तलवार पर खून रहता है क्योंकि वो विक्रमादित्य का खून करके आया रहता है, उसकी हत्या करके आया रहता है, और बहुत ही क्रूर और हंसते हुए वो आता है और पन्ना को कहीं ना कहीं पन्ना को कहता है कि मैं तुम्हें जागीरें दे दूंगा, मारवाड़ में जागीर दूंगा, पन्ना तुम जो चाहे उदय सिंह के बदले मांग लो, पर मुझे उदय सिंह को दे दो। आज मेरी तलवार की प्यास बुझानी है, आज मेरी तलवार, एक बार तो उसने विक्रमादित्य के खून से अपनी प्यास बुझा ली है और अब वो कुंवर उदय सिंह का भी खून करना चाहता है और पन्ना को रास्ते से हटाना चाहता है। और वो कहता है कि तुम जागीर ले लो, जो चाहे मांग लो, पर कुंवर उदय सिंह को सौंप लो। यहाँ पर पन्ना बहुत कोशिश करती है कि वह किसी तरह उदय सिंह की जगह पे जो चंदन सोया रहता है उसकी रक्षा कर ले, और वो कहती है बनवीर को कि हे बनवीर, तुम सारा राज्य ले लो, चित्तौड़ ले लो, मेवाड़ ले लो, सब कुछ ले लो, पर मुझे मेरे पुत्र के साथ, कुंवर उदय सिंह के साथ, मतलब क्योंकि बनवीर को तो यही लगता है कि कुंवर उदय सिंह वहां शैया पर सोया है, तो पन्ना कहती है मुझे कुंवर के साथ यहाँ से चले जाने दो, मैं तुम राज्य ले लो। पर बनवीर नहीं मानता है। फिर वह उसे किसी तरह समझाने का प्रयास भी करती है कि तुम्हें तो राज्यभार को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था, ये मत करो। पर बनवीर जो एक तरह से जंगली जानवर बन गया है वह ये बात भी नहीं मानता है, और वो कहता है कि आज तो चित्तौड़ मेरा होकर रहेगा। कुछ ना होने पर अंत में पन्ना जो बहुत साहसी है, वह एक कटार कटार एक शार्प नाइफ रहता है, वह एक कटार लेके बनवीर पे हमला कर देती है।
कि मैं उस पे आक्रमण करके भी कुंवर उदय सिंह को बचा लूंगी करके, मतलब अपने बेटे चंदन को बचा लूंगी कहीं ना कहीं। उदय सिंह तो उसने पहले ही बचा लिया था उनको, तो मैं राज्य को बचा लूंगी करके बनवीर को अपने इरादों में कामयाब ना होने दूंगी करके कटार से वार करती है। पर बनवीर उसके हाथ से, पन्ना के हाथ से कटार छीन लेता है और कहता है कि तुम मुझे इस पे वार करोगे, आज तो मैं उदय सिंह को समाप्त करके ही रहूंगा। इस तरह वह आ जाता है और वो कहता है कि आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान लिया है, आज मैं भी यमराज को दीपक का दान करूंगा। तो कौन से दीपक का? बनवीर को लगता है कि वह कुंवर उदय सिंह जो राज्य चित्तौड़ का दीपक है उसका दान कर देगा यमराज को। इस तरह से वह भी एक दीपदान कर रहा है और वह ये कहते ही जोर से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है और पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि दीपदान के उत्सव के बहाने बनवीर कुंवर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है, पर पन्ना धायमा वह अपने देशभक्त, साहसी है, समर्पण है, उसमें त्याग है। वह अपने कुल का दीपक चंदन का बलिदान देकर भी उदय सिंह को बचा लेती है। मतलब कहीं ना कहीं चित्तौड़ को, चित्तौड़ के भविष्य को बचा लेती है और बनवीर के इरादों पर पानी फेर देती है। तो ये दीपदान जो है वह देशभक्ति की भावना को जागृत करने की कहानी है और महान पन्ना धायमा जिसके रोम रोम में देशभक्ति है उसके त्याग को उजागर करती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द दीपदान. It was very short. I wanted to do it in shortly, but anyway, thank you very much. Bye bye.